ऑर्डर 19 का रूल 3 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, उसकी विषय वस्तु की सीमा यानी कि किस लिमिटेशन से उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान नहीं रखना है, कौन से पॉइंट हैं जो जरूरी हो सकते हैं, तो उनके बारे में ये बात करता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि क्लियरली ये किस बारे में है। एफिडेविट में कौन से तथ्य लिखे जाएंगे, एक्चुअली में जो भी एफिडेविट होंगे उसमें जो भी डेपोनेंट होगा यानी कि शपथ करता होगा वो अपने स्वयं के ज्ञान यानी कि पर्सनल नॉलेज से जिन जिन चीज़ों को सिद्ध कर सकता है उन्हीं बातों को आपको अपने एफिडेविट में लिखना होता है। जैसे कि मैंने दिनांक 10 तारीख को प्रतिवादी को विवाद भूमि पर निर्माण करते हुए देखा था, तो ये आपने खुद से देखा है, ये आपकी पर्सनल नॉलेज से, तो इसको आप सिद्ध कर सकते हो, तो वही चीज़ आप अपने एफिडेविट में लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक छूट दी गई है, एक एक्सेप्शन है कि इंटरलोक्यूटरी जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें आप अपने विश्वास के आधार पर स्टेटमेंट भी दे सकते हो जिन पे आपको विश्वास है, लेकिन वो उसमें आपको उस केसेस में अगर आप लिखते हो तो उसमें आपको उस विश्वास के ग्राउंड भी आपको एफिडेविट में लिखने होंगे। ठीक है, तो किस ग्राउंड पे आप इन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो, तो इसको डिटेल में समझना है और डिटेल में समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में समझाया है, वो भी डाउट आपके बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 19 पे, जो हम एफिडेविट के बारे में यानी कि शपथ पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, रूल 2 तक मैं क्लियर करा चुका हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना पिछली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल 3, जो एक्चुअली में बात करता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है अपने एफिडेविट का, उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी कि जो आप लिख रहे हो उसमें क्या लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे, किस सीमा तक लिखोगे, क्या नहीं लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, तो उसके बारे में ये रूल 3 बात करता है। तो इसको समझना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया मैंने, बहुत बड़ा है ये, है तो बहुत छोटा लेकिन मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे डाउट होते हैं तो वो भी मैंने कम्प्लीटली लिख के रखे ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 19 का रूल 3 एक्चुअली में क्या बात करता है, तो अपन सबसे पहले टाइटल देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि शपथ पत्र की विषय वस्तु की सीमा यानी कि लिमिटेशन क्या होगी, मैटर टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वन लाइनर से हमारा पहले क्लियर समझते हैं कि रूल 3 एक्चुअली में किस बारे में है। एफिडेविट में जनरली क्या है, केवल वही तथ्य लिखे जाएंगे जिन्हें शपथकर्ता अपने व्यक्तिगत ज्ञान से सिद्ध कर सकता है। ठीक है, हेयर से आर्गुमेंटेटिव और आर्गुमेंटेटिव जो मैटर होंगे या फिर अनावश्यक सामग्री हैं शामिल नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट समझो भाई, इसका उद्देश्य क्या है इस रूल का। एफिडेविट को विश्वसनीयता और उसकी सीमित रखना यानी कि उसको विश्वसनीय और सीमित रखना, हेयर से और इरेलीवेंट मटेरियल को रोकना, एफिडेविट और एविडेंस की तरह केवल उचित और सुसंगत तथ्यों तक उसको सीमित रखना, कोर्ट का समय बचाना और रिकॉर्ड को साफ रखना। ठीक है, तो सब रूल 1 से स्टार्ट करते हैं कि ये किस बारे में है और क्या है। ठीक है, एफिडेविट में कौन से तथ्य लिखे जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कि एफिडेविट में केवल उन तथ्यों तक सीमित रहेगा जिन्हें शपथकर्ता यानी कि डेपोनेंट अपने स्वयं के ज्ञान यानी कि पर्सनल नॉलेज से उनको सिद्ध कर सकता है। जैसे कि मैंने दिनांक 10 मई को प्रतिवादी को विवादित भूमि पर निर्माण करते हुए देखा था, तो ये पर्सनल ज्ञान है भाई तुम्हारा, तो इसको आप लिख सकते हो। यानी कि शपथकर्ता अपने पर्सनल ज्ञान से उनको सिद्ध कर सकता है, वही चीज़ आप एफिडेविट में लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है वो समझो कि किंतु इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो होंगे, जो इंटरिम होंगे, उनमें जो डेपोनेंट है शपथकर्ता जो है अपने विश्वास पर आधारित स्टेटमेंट यानी कि अपने विश्वास पर आधारित स्टेटमेंट भी दे सकता है, बशर्ते उस विश्वास के आधार यानी कि जो ग्राउंड्स हैं वो एफिडेविट में बताने होंगे। ठीक है, यानी कि आपको विश्वास है कि वो भाई प्रॉपर्टी बेचने वाला है, मान लो, मैं इसका एग्जांपल दूंगा तब समझाता हूँ इसको, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नोट है मैंने लिखा है, वो थोड़ा समझ में हो जाएगा कि बिलीफ बेस्ड स्टेटमेंट यानी कि विथ डिस्क्लोज ग्राउंड केवल इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में स्वीकार हैं। जनरली एफिडेविट्स होंगे उनमें एफिडेविट पर्सनल नॉलेज तक सीमित रहता है, क्योंकि इंटरलोक्यूटरी मैटर्स अर्जेंट होते हैं, प्राइमा फेसा स्टेज पर डिसाइड होते हैं, स्ट्रिक्ट प्रूफ पॉसिबल नहीं होता, तुरंत पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लॉ कुछ रिलैक्सेशन भी आपको देता है इसमें। ठीक है भाई, पूछ लेना जो भी डाउट हो, बहुत ज़्यादा इजी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा वर्ड आगे पीछे करके दिए हैं, तो वैसे तो मैंने बहुत इजी करके लिखा है। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पहले पूरा 1 कंप्लीट होने दो। रूल 1 एक नोट और डाला है,
जो कि और डाउट आपके क्लियर कर देगा। कि सामान्य रूल यह है कि एफिडेविट पर्सनल नॉलेज पर ही आधारित होनी चाहिए। सीधा जनरल लॉ यही है कि रूल इसका यही कहता है कि एफिडेविट पर्सनल नॉलेज पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन इंटरिम या फिर इंटरलोकेटरी मैटर्स हैं उनमें स्ट्रिक्ट प्रूफ तुरंत संभव नहीं होते, इसलिए लिमिटेड रिलैक्सेशन भी आपको दी गई है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझो तो पूरा रूल 1 क्लियर हो जाएगा, सॉरी एक्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन के लिए है, रूल 1 के लिए तो आपको ज़रूरत होगी नहीं, वो तो सीधी सीधी बात है जो आपको पता है, वो मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला कि प्रतिवादी को भूमि पर कोई कब्जा करा तो या पर्सनल नॉलेज से बता रहे हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है मैं एक्सेप्शन के लिए। यदि इंजंक्शन एप्लीकेशन में प्लेंटिव लिखता है, क्या लिखता है कि मुझे विश्वास है कि प्रतिवादी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसने ब्रोकर से बात की है, तो यह बिलीफ बेस्ड स्टेटमेंट है, तभी स्वीकार होगा जब प्लेंटिव बताए कि उसे ऐसा क्यों विश्वास है। उसके ग्राउंड आपको लिखने होंगे। ठीक है, अगर आप जो लिख रहे हो यानी कि वो अपने विश्वास के आधार पे अगर कोई एफिडेविट में बात लिख रहे हो तो उस बात के ग्राउंड भी लिखने होंगे कि किस आधार पे आप इस विश्वास कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो। अन्यथा आपको पर्सनल ज्ञान वाले पॉइंट वाले वही आप लिख सकते हो जिसका आप पर्सनली सिद्ध उनको कर सकते हो। एक सीधे सीधे वो कह सकते हैं कि हेयर से वाले जो किसी ने बोल दिया कि भाई वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर रहा है और वो कोई ब्रोकर ढूंढ रहा है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी बचा सकते हो तो बचा लो, तो ये यहीं पर वो उसी बात कर रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट में एफिडेविट लगा के बोलता है कि मुझे विश्वास है कि प्रतिवादी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर रहा है। अब हालांकि उसको तो नहीं पता क्योंकि उसने सुना है किसी तीसरे व्यक्ति से, ठीक है, क्योंकि उसने ब्रोकर से बात की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलीफ बेस्ड यानी कि विश्वास पर आधारित है। तो अगर विश्वास पर आधारित कोई स्टेटमेंट है वो जनरली जो रूल होगा यानी कि जनरली जो एफिडेविट आप देते हो उसमें अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उसी में होगा जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस आप फाइल करते हो उन्हीं के लिए ये बात करता है। ठीक है, तो उन केसेस में आपको उसके ग्राउंड भी बताने पड़ेंगे तब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं होगा वैसे सिंपल था। अब चलते हैं रूल 2, सब रूल 2 कहता है कि अनुचित एफिडेविट दायर करने पर व्यय यानी कि कॉस्ट। ठीक है, समझो कि यदि किसी एफिडेविट में अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है, क्या शामिल किया गया है कि सुनी सुनाई बातें उसमें शामिल कर दी हैं आपने एफिडेविट में, या फिर विवादात्मक कथन आपने आर्गुमेंटिव मैटर्स उनको शामिल कर दिया है, या फिर डॉक्यूमेंट की कॉपी या फिर एक्सट्रैक्ट को डाल दिया है किसमें, एफिडेविट में, तो ऐसे एफिडेविट से संबंधित व्यय, एफिडेविट से संबंधित जो कॉस्ट है जनरली उसी पक्षकार के द्वारा दी जाएगी जिसने वह एफिडेविट दिया है। यानी कि आपने फालतू की बातें लिख दी हैं जबकि क्लियरली मना किया है कि हेयर से मैटर्स अलाउ नहीं है। ठीक है, जबकि वो पर्सनल नॉलेज पर होने चाहिए तभी। ठीक है, विवादित कथन आपको नहीं लिखने हैं और जो डॉक्यूमेंट की कॉपी पूरी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है वो मैं बताऊंगा अभी ये पूरा डिटेल में। ठीक है, तभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो सब आपको नहीं डालना है। ठीक है, ताकि इससे बल्कि हो जाता है भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा तो एफिडेविट आपका। ठीक है, तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ होता है यानी कि अनावश्यक फालतू की बातें आप डाल देते हो तो उस केसेस में जो कॉस्ट फाइल देना पड़ेगा तो उसी व्यक्ति को कॉस्ट देना पड़ेगा जो जिसने वो एफिडेविट फाइल किया था। ठीक है, जब तक कि न्यायालय अन्यथा कोई निर्देश नहीं दे देता तब तक तो आपको ही देना है, जब तक कोई कोर्ट ऑर्डर ना दे दे। जैसे कि यानी न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार विवेकाधिकार से भिन्न आदेश दे सकती है, जैसे कि कॉस्ट माफ़ कर दे, बाई चांस हो सकता है कि कॉस्ट ना लगाए, तो ये भी हो सकता है। अब इसके कुछ नोट्स हैं, एक एक नोट डाले मैंने, वो भी देख लो एक एक करके। इसका उद्देश्य पार्टी को बाध्य करना है कि एफिडेविट को संक्षिप्त में तथ्यात्मक और विधि सम्मत रखे तथा उसमें अनावश्यक और अस्वीकृत सामग्री नहीं जोड़ सके। अगर जोड़ दोगे तो भाई इसलिए कॉस्ट रखा गया है, अगर ऐसे कांड करोगे तो तुम्हें कॉस्ट लगा दी जाएगी, तो इसलिए तुमको प्रिवेंट करने के लिए भाई ये सब जोड़ा गया है। ठीक है, एक नोट और है वो भी देखो कि हेयर से मैटर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, वो थोड़ा डाउट आपका होगा तो मैं वो बता देता हूँ कि ऐसा कथन जो डेपोनेंट यानी कि कथन करता है, जो एफिडेविट बनाने वाला डेपोनेंट ने स्वयं नहीं देखा, ना ही उसने स्वयं सुना, बल्कि किसी और से सुना है। ठीक है, तो उसको हम हेयर से मैटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल भी डाला एक, मुझे पड़ोसी ने बताया है कि प्रतिवादी ने कब्जा किया है, तो आपने खुद ने नहीं देखा लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति से सुना है, तो ये क्या है, हेयर से मैटर्स हैं। अब इसमें एक और समझो, 2 और इसमें नोट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि आर्गुमेंटेटिव जो मैटर्स होते हैं वो क्या है। एक्चुअली में एफिडेविट में केवल फैक्ट लिखने होते हैं, फैक्ट होने चाहिए, एफिडेविट में केवल फैक्ट होने चाहिए, कानूनी तर्क, व्यक्तिगत राय, हाँ, और निष्कर्षात्मक आरोप, भावनात्मक टिप्पणियाँ
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रतिवादी बेईमान व्यक्ति है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। यह उचित तथ्यात्मक कथन नहीं है क्योंकि यह तथ्य का वर्णन नहीं करता बल्कि डेपोनेंट की राय, आरोप, आर्गुमेंट व्यक्त करता है। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वही आर्गुमेंटेटिव जो यहाँ पे जो लिखा है उसका मैटर क्या होगा। ठीक है, अब सही तरीका एक्चुअली में क्या है वो भी देख लो कि इसके स्थान पर पार्टी को अंडरलाइंग फैक्ट लिखने चाहिए, जैसे कि प्रतिवादी ने दिनांक इतने इतने को पूर्व में किया गया आश्वासन तोड़ते हुए पुनः कब्जा करने का प्रयास किया, ताकि कोर्ट स्वयं निष्कर्ष निकाले, ना कि डेपोनेंट एफिडेविट में आर्गुमेंट करे। ठीक है, इन चीज़ों को रोकने के लिए ये सब डाला गया है ताकि आपको डाउट बिल्कुल नहीं है। मैंने तब भी ये पूरा लिख दिया है सिंपल करके। एक नोट और बचा है जो कि हमें इसको समझना है लास्ट वाले को। ठीक है, तो ये भी समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट की कॉपी क्यों नहीं है। एफिडेविट में डॉक्यूमेंट की प्रतियां, उनके विस्तृत अंश अनावश्यक रूप से नहीं लिखने चाहिए। डॉक्यूमेंट को पृथक रूप से अनेक्सर और जो एग्जिबिट है के रूप में किया जाना चाहिए, जैसे कि उसकी प्रति अनेक्सर P1 में लगी हुई है तो आपको पूरा वो कहानी आपको अपने एफिडेविट में नहीं लिखनी पड़ेगी। आप सिर्फ इतने लिख दीजिए कि जिसकी बात की रहा है वो जो एग्रीमेंट है वो अनेक्सर P1 में लगा हुआ है, तो पूरा P1 आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो वो सब आपको नहीं करना है, इसलिए ही ये मना करता है कि आपको ये सब नहीं करना, आपको सिर्फ इस रूप में लिख देना है। ठीक है, कि अनेक्सर 1 देखें, अनेक्सर 3 देखें, तो वो सब लिख सकते हो। उसी को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है जिससे कि वह बल्कि बन सकता है अगर आप कर दोगे तो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान दे लो, जो कि आपको और जो थोड़े बहुत डाउट हैं वो भी बचे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कि इंटरलोक्यूटरी जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें बिलीफ बेस्ड स्टेटमेंट अलाउ हैं, पर उनके ग्राउंड आपको, यानी कि विश्वास के आधार पर जो ग्राउंड है वो बताना मैंडेटरी है, वो बताने ही पड़ेंगे तभी वो अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। हर हेयर से ऑटोमेटिकली फेटल नहीं है, लेकिन अननेसेसरी हेयर से कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस ला सकता है। बस हो गया भाई, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को पूछ लेना कमेंट करके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। एक बार फिर से मैं एक रिवाइज तरीके से आपको फिर से बता देता हूँ कि ऑर्डर 19 का रूल 3 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, उसकी विषय वस्तु की सीमा, यानी कि किस लिमिटेशन से उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान नहीं रखना है, कौन कौन से पॉइंट हैं जो ज़रूरी हो सकते हैं, तो उनके बारे में ये बात करता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि क्लियरली ये किस बारे में है। एफिडेविट में कौन से तथ्य लिखे जाएंगे, एक्चुअली में जो भी एफिडेविट होंगे उसमें जो भी डेपोनेंट होगा, यानी कि शपथ करता होगा, वो अपने स्वयं के ज्ञान यानी कि पर्सनल नॉलेज से जिन जिन चीज़ों को सिद्ध कर सकता है उन्हीं बातों को आपको अपने एफिडेविट में लिखना होता है। जैसे कि मैंने दिनांक 10 तारीख को प्रतिवादी को विवाद भूमि पर निर्माण करते हुए देखा था, तो ये आपने खुद से देखा है, तो ये आपकी पर्सनल नॉलेज है, तो इसको आप सिद्ध कर सकते हो, तो वही चीज़ आप अपने एफिडेविट में लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक छूट दी गई है, एक एक्सेप्शन है कि इंटरलोक्यूटरी जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें आप अपने विश्वास के आधार पर स्टेटमेंट भी दे सकते हो जिन पे आपको विश्वास है, लेकिन वो उसमें आपको उसके साथ में अगर आप लिखते हो तो उसमें आपको उस विश्वास के ग्राउंड भी आपको एफिडेविट में लिखने होंगे। ठीक है, तो किस ग्राउंड पे आप इन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो, तो इसको डिटेल में समझना है और डिटेल में समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में समझाया है, वो भी डाउट आपके बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये रूल यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद एक्चुअली में बचता क्या है कि जो अमेंडमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, MP हाई कोर्ट के हैं, और या फिर और वो कमर्शियल सूट वगैरह के लिए जो कि रूल्स दिए गए वो दिए गए, उनमें पढ़ाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आपको पढ़ना हो फिर भी तो मेरे को बताना, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, अन्यथा हम किसी नए टॉपिक पर शुरू करेंगे। ठीक है, वो जो कमर्शियल वाले हैं वो बोरियत लगते हैं भाई, मेरे को मज़ा नहीं आता। अगर फिर भी पढ़ना हो तो बताना कमेंट करके, फिर हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।